प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 12 हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत मुक्त यज्ञ खंड काव्य आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। प्रिय छात्रों, इस खंड काव्य से इसके सारांश पर आधारित या नायक के चरित्र चित्रण पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले मुक्त यज्ञ खंड काव्य का सारांश जानते हैं और ये भी समझते हैं कि सारांश पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रिय छात्रों, मुक्त यज्ञ खंड काव्य के सारांश पर आधारित निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि मुक्त यज्ञ की कथा वस्तु या कथानक को संक्षेप में लिखिए, या मुक्त यज्ञ खंड काव्य के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशिष्ट घटनाओं का वर्णन कीजिए, या मुक्त यज्ञ खंड काव्य के आधार पर स्वतंत्रता संग्राम का विवरण प्रस्तुत कीजिए, या मुक्त यज्ञ सन 1921 से लेकर 1947 तक के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी है, इस उक्ति पर प्रकाश डालिए, या मुक्त यज्ञ खंड काव्य के कथानक का सार प्रस्तुत कीजिए, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मुक्त यज्ञ खंड काव्य के आधार पर स्वाधीनता संग्राम की प्रमुख घटनाओं का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो प्रिय छात्रों, सारांश पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह इतने ही प्रकार के पूछे जा सकते हैं कि या तो कथानक का संक्षेप में लिखिए, या स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए, या स्वतंत्रता संग्राम का विवरण प्रस्तुत कीजिए, या स्वतंत्रता संग्राम की कहानी बताइए। इस प्रकार के प्रश्न लगभग हर वर्ष की बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और इनको आपका समुचित उत्तर इनका सारांश देकर ही लिखना है। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं कि इसका सारांश क्या है। प्रिय छात्रों, ये जो मुक्त यज्ञ खंड काव्य है, ये सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित लोकायतन जो महाकाव्य है उसका एक अंश है। लोकायतन एक महाकाव्य है जो कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा विरचित है। इस महाकाव्य के एक अंश है, उसी अंश को लेकर मुक्त यज्ञ खंड काव्य कहा गया है, बनाया गया है। इस अंश में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन की गाथा अर्थात पूरी कहानी है। मुक्त यज्ञ की कथा वस्तु का संक्षेप निम्नलिखित प्रकार से है। इसकी कहानी आरंभ होती है डांडी यात्रा से। गांधी जी साबरमती आश्रम से अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ने के लिए 24 दिनों की डांडी यात्रा करते हैं और वे पूर्व करके डांडी गांव में पहुंचे और सागर तट पर उन्होंने नमक का कानून तोड़ा। तो यह वह प्रसिद्ध डांडी यात्रा थी। जनके राम गए थे फिर बन, सिंधु तीर पर लक्ष्य विश्व का, डांडी ग्राम बना बलि प्रांगण। गांधी जी का उद्देश्य केवल नमक बनाना नहीं था, वरन इसके माध्यम से वो अंग्रेजों के इस कानून का विरोध करना और जनता में चेतना उत्पन्न करना चाहते थे। यद्यपि उनके इस विरोध का आधार सत्य और अहिंसा था, किंतु अंग्रेजों का दमन चक्र पहले की भांति ही चलने लगा। गांधी जी अन्य नेताओं को अंग्रेजों ने कारागार में डाल दिया। जैसे जैसे दमन चक्र बढ़ता गया वैसे ही मुक्त यज्ञ अर्थात स्वतंत्रता संग्राम भी तीव्र होता गया। गांधी जी ने भारतीय से स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए प्रोत्साहित किया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार व्यापक स्तर पर किया गया। जगह जगह विदेशी वस्तुओं की होली भी जलाई गई। संपूर्ण देश में यह आंदोलन फैल गया। समस्त देशवासी स्वतंत्रता आंदोलन में एकजुट होकर गांधी जी के पीछे हो लिए। इस प्रकार गांधी जी ने भारतीयों में एक अपूर्व उत्साह और जागृति उत्पन्न कर दी। तो प्रिय छात्रों, सबसे पहले ये जो मुक्त यज्ञ प्रारंभ होता है सन 1921 से 1947 की कहानी है। सबसे पहले गांधी जी की डांडी यात्रा से प्रारंभ होता है 24 दिनों की। ये डांडी यात्रा कितने की थी? 24 दिनों की डांडी यात्रा करके गांधी जी डांडी गांव पहुंचते हैं और वहां नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ते हैं। ये नमक कानून तोड़ने का उद्देश्य था कि जनता में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति चेतना उत्पन्न करना। इसके बाद गांधी जी और उनके साथी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। अंग्रेजों का दमन चक्र प्रारंभ होता है। जैसे जैसे दमन चक्र बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्वतंत्रता आंदोलन तीव्र होता जाता है। इस प्रकार से
गांधी जी ने पुनः नारा दिया कि स्वदेशी वस्तु अपनाओ और विदेशी का बहिष्कार करो। जगह जगह विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाती है, संपूर्ण देश में आंदोलन फैल जाता है और समस्त देशवासी इस स्वतंत्रता आंदोलन में एकजुट होकर गांधी जी के पीछे हो लेते हैं। अब दूसरा प्रमुख इस मुक्त यज्ञ खंडकाव्य की घटना है गांधी जी के द्वारा अछूतों को समाज में सम्मानपूर्ण स्थान दिलवाने के लिए आमरण अनशन करना। गांधी जी अछूतों को समाज में सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने के लिए आमरण अनशन प्रारंभ कर देते हैं। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों से संघर्ष का निर्णय लिया जाता है। एक घटना इसको आप ध्यान रखिएगा कि दांडी यात्रा, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बाद तीसरी प्रमुख घटना होती है कि गांधी जी अछूतों को समाज में सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने के लिए आमरण अनशन करते हैं। अब चौथी प्रमुख घटना होती है सन 1927 में साइमन कमीशन भारत आता है। इस साइमन कमीशन को भारत आने पर भारतीयों द्वारा इस कमीशन का पूर्ण बहिष्कार किया जाता है। इसी कमीशन के बहिष्कार के समय, आंदोलन करते समय आप ये भी ध्यान रखिएगा कि लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। मैकडोनाल्ड अवार्ड अगला आता है। मैकडोनाल्ड अवार्ड द्वारा केंद्र एवं प्रांत की सीमाओं से संपूर्ण भारतवर्ष को विभिन्न सांप्रदायिक टुकड़ों में, किस टुकड़ों में, सांप्रदायिक टुकड़ों में विभक्त कर दिया गया था। इससे जो है असंतोष और ज्यादा बढ़ गया। कांग्रेस ने विभिन्न प्रांतों में कुछ नेताओं के समर्थन में मंत्रिमंडल बनाना स्वीकार किया। शीघ्र ही विश्व युद्ध छिड़ गया। सन 1938 ईस्वी के आसपास कांग्रेस के सहयोग की शर्तें ब्रिटिश सरकार को मान्य नहीं थीं। फलतः गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। जापान के विश्व युद्ध में सम्मिलित हो जाने से भारत में भी खतरे की संभावनाएं उत्पन्न होने लगीं। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने भारत की समस्याओं पर विचार करने के लिए क्रिप्स मिशन भारत भेजा, जिससे भारतीय जनता ने विरोध किया। सन 1942 ईस्वी में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा दिया। उसी रात्रि में गांधी जी व अन्य नेतागण बंदी बना लिए गए और अंग्रेजों ने बालकों, वृद्धों और स्त्रियों पर भीषण अत्याचार प्रारंभ कर दिया। इन अत्याचारों के कारण भारतीयों में और अधिक आक्रोश उत्पन्न हो गया। चारों ओर हड़ताल और तालाबंदी हो गई। अंग्रेजी शासन इस आंदोलन से हिल गया। कारागार में ही गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा का देहांत हो गया। पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रबल आक्रोश एवं हिंसा भड़क उठी। तो दांडी यात्रा के बाद स्वदेशी वस्तुओं को स्वीकार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। अगली घटना होती है अछूतों को समाज में सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने के लिए गांधी जी का आमरण अनशन, फिर साइमन कमीशन का बहिष्कार, फिर मैकडोनाल्ड अवार्ड का बहिष्कार। मैकडोनाल्ड अवार्ड क्या था कि भारत को विभिन्न सांप्रदायिक टुकड़ों में विभक्त किया जाना। फिर क्रिप्स मिशन भेजा गया। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया। इस प्रकार से पूरे देश में गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन अपने उच्च स्तर पर पहुंच गया। कारागार में ही गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा का देहांत भी हो गया था। अगली महत्वपूर्ण घटना थी आज़ाद हिंद सेना का संगठन, जो कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया। आज़ाद हिंद सेना के संगठन कर्ता सुभाष चंद्र बोस ने भी भारत को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने की योजना बनाई। सन 1945 ईस्वी में सारे बंदी बनाए गए नेता छोड़ दिए गए थे। इससे जनता में उत्साह की लहर पुनः उमड़ने लगी। इसी समय सुभाष चंद्र बोस का वायुयान दुर्घटना में निधन हो गया। तो एक महत्वपूर्ण घटनाएं इसमें यह है कि आज़ाद हिंद सेना का संगठन किया सुभाष चंद्र बोस ने। 1945 में सारे बंदी बनाए गए नेता छोड़ दिए गए और 1945 में ही सुभाष चंद्र बोस का वायुयान दुर्घटना में निधन हो जाता है। सन 1942 में ही भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कांग्रेस के द्वारा की गई थी। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन भी दिया था। अंग्रेजों के प्रोत्साहन पर मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग रखी। अंततः 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भारत को मुक्त कर दिया। अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान के रूप में देश का विभाजन किया। एक ओर तो देश में स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा था,
दूसरी ओर नोआखली में हिंदू और मुस्लिमों के बीच संघर्ष हो गया। गांधी जी ने इससे दुखी होकर आमरण उपवास रखना निश्चय किया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी। इस दुखांत घटना के पश्चात कवि द्वारा भारत की एकता की कामना के साथ इस काव्य का अंत हो जाता है। इस प्रकार से इस खंड काव्य का आधार फलक जो है वो बहुत विराट है। सन 1921 से 1947 तक की घटना है इसमें। उस पर कवि पंत द्वारा बहुत सुंदर और प्रभावशाली चित्र भी खींचे गए हैं। उस युग का इतिहास अंकित है जब भारत में एक हलचल मची हुई थी और संपूर्ण देश में क्रांति की आग सुलग गई थी। इससे व्यक्त राष्ट्रीयता और देशभक्ति संकुचित नहीं है। निष्कर्ष रूप से मुक्ति यज्ञ गांधी युग का स्वर्णिम इतिहास का एक काव्यात्मक आलेख है। तो प्रिय छात्रों, ये संक्षिप्त में मुक्त यज्ञ खंड काव्य का सारांश हमने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। आप लोग इसको पढ़िएगा और एक बार, दो बार, तीन बार ये वीडियो देखिएगा, जिससे आपको बिना कोई अतिरिक्त मेहनत किए यह सारांश याद हो जाए। आप अपनी पुस्तक का भी सहारा ले सकते हैं, पुस्तक से भी पढ़िए। और ये सारांश आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारांश निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और ये 4 अंक का होता है। तो आप इसे पढ़िए और अपने कमेंट से हमें बताइए भी कि यह आपको सारांश कैसा लगा। धन्यवाद।